वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का 24 मई 2025 को आपका मंथली टेस्ट सेकेंड मंथली टेस्ट हुआ था, जिसका पेपर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आया था उसको हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10th क्लास का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा विथ क्वेश्चन आंसर के साथ आपको फेयर कॉपी में इसे नोट डाउन करना है। जैसा आपने मंथली टेस्ट 1 में किया था उसी प्रकार से इसका भी करना है। समर वेकेशन आपके पास काफी अच्छा टाइम है, इसको जब भी आप समर वेकेशन के बाद आइए तो इसको फेयर में नोट करके लेके आना है आपको, यानी कि इसको फिर से घर पे सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको टाइम ना मिला हो, अच्छे से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, तो आप खुद से अटेम्प्ट करिए और जहां पे जरूरत पड़ता है आप इस वीडियो लेक्चर से वहां पर मदद ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को ये फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। अगर उसको शेयर नहीं करिएगा तो फिर वो आपसे फेयर कॉपी मांगेगा, फिर आपको दिक्कत। उससे बढ़िया ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वो क्वेश्चन से खुद से सोल्यूशन बना लेगा और नहीं बना पाएगा तो वीडियो से हेल्प ले लेगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखना है, मैंने पहले भी किया था, कहा था कि जो क्वेश्चन आपके मंथली टेस्ट में आने को रहते हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपके वीडियो इस चैनल पे आता रहता है, उसको अटेम्प्ट करना रहता है। आज भी फिर से बच्चे वही कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, पढ़ाए तो उससे ज्यादा लेवल पे आ गया। पढ़ाते वो है जो आपके बुक में है, क्वेश्चंस हूबहू आपके बुक से नहीं उठ के आ रहे हैं, ठीक है। और ना ही मैं दुनिया के हर चीज को आपको क्लास में प्रैक्टिस करा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको घर पे करना होता है, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं कि बुक से हूबहू उठ उठ के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बुक वाले भी क्वेश्चन आप सारे के सारे नहीं करते हो, कई सारे क्वेश्चन बुक के भी रहते हैं, कुछ बाहर से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे होगा? प्रैक्टिस होगा घर पे, यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस चैनल पे कम से कम ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव भी है वो भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लगातार कुछ दिन से चैनल पे आ रहा था, पर आप लोग उस पर ध्यान देते नहीं हो, ठीक है। और फिर कहते हो कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया। जब तक इस लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कैसे बनेगा आपसे? और अभी से बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन आपका नहीं रहेगा तो फिर बोर्ड लेवल में आपको दिक्कत आएगी, और बोर्ड के बाद जब आप कम्पिटेटिव लेवल पे जाओगे, जेई मेंस, जेई का तैयारी करने जाओगे या नीट वगैरह की तैयारी करने जाओगे, जब वहां पे साइंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स के आएंगे तब वहां भी दिक्कत होगा। तो उन सभी चीजों को लेकर हमें अगर पढ़ रहे हैं तो एक लेवल पढ़ेंगे 9th में है, सबसे ज्यादा हमारे पास टाइम है, तो अभी हमारा प्रिपरेशन उस लेवल का होना चाहिए ताकि आगे हम कुछ भी करने को जाए तो हमें वहां पे तकलीफ ना हो, फिर वही चीजें ना दोहरानी पड़े कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है, केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये ना दोहराना पड़े, इसलिए आपका लेवल एक अच्छा सा लेवल रखा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री का। और ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल बढ़ाया गया, ऐसा नहीं। बाकी सब जो सब्जेक्ट है उसके में थोड़ा सा लेवल कम रहता है क्वेश्चन का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है और रहता है कि उन लोग को भी थोड़ा देखते हैं कि आसानी से चेक हो जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है ताकि आसानी से चेक करने में आसानी हो, आप लोगों का नंबर उठे। लेकिन मेरा लक्ष्य होता है कि आपको ऐसे ही समय बर्बाद ना किया जाए, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपको फायदा पहुंचाए। इसको दोबारा से घर पे करोगे, जी क्या होता है ना कि ऐसे पढ़ाते हैं क्लास में तो आपसे आप सीरियसली नहीं लेते हो, जब पर एग्जाम में आ जाता है तो वही क्वेश्चन को आप सीरियसली लेते हो और उसको आप तैयारी करते हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन साल भर आते रहेंगे, ठीक है। 12 महीना टेस्ट होगा तो 12 महीने ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आपको लेवल अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको बेगारी करने से काम नहीं चलेगा, लेवल क्वेश्चन के बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। और इसमें मैं आपकी मदद यही कर सकता हूँ, क्लास में मैं काफी सारे न्यूमेरिकल कराता ही हूँ, इसके अलावा मैं अपने चैनल पर लगातार एमसीक्यू डालता रहता हूँ ताकि इसका प्रैक्टिस, इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपका होता रहे। लेकिन आप कुछ नहीं करोगे तो मैं और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? क्लास में जितना टाइम उतना ही प्रैक्टिस करा सकते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि मैं टाइम बर्बाद करता हूँ। क्लास में देखते ही हो कि मैं जितना करा सकता हूँ, क्लास में जितना टाइम मिलता है उतना प्रैक्टिस आपको कराया जाता है। उसके अलावा मेरे पास टाइम वही है कि मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, आपको एमसीक्यू देता हूँ ताकि आप तक क्वेश्चंस पहुंचे, किस प्रकार से क्वेश्चन भविष्य में आने वाले हैं। अब तो क्लास 9th लिख लिख के एमसीक्यू अपलोड हो रहा है चैनल पे, क्लास 9th लिखा रहता है, टॉपिक का नाम लिखा रहता है, उससे एमसीक्यू दिया जाता है। आप पिछले कुछ एमसीक्यू चेक करिए चैनल पे, आपको मिलेंगे सारे एमसीक्यू जो है आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर करके इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, वो गेस करने के लिए, चोरी करने के लिए थोड़ा नहीं दिया जाता कि हूबहू क्वेश्चन दे दिया जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब पेपर का एनालिसिस, कैसा पेपर था फिजिक्स केमिस्ट्री का? तो स्टैंडर्ड पेपर था,
ठीक है, क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, पर फिर भी क्वेश्चन इस प्रकार से थे कि आप मार्क्स भी ला सकते थे। अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार किया गया था, और सबसे बड़ी बड़ी बात है कि सब कुछ बता दिया जाता है आप लोगों को क्लास में, इस प्रकार की चीजें आएगी जी, इसकी तैयारी कर लो, पर आप उन बातों को ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है, कि बोला गया उसको सीरियसली ले नोट करके रखे कि भैया ये चीज बोला गया है, मतलब एग्जाम में ये चीज आना है, तो ध्यान नहीं दोगे तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। ठीक है, आगे से सीरियसली लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो नंबर जो लिख रखा था मैंने किसी और ढंग से दिया था, आपको क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इस सेक्शन ए में क्या करने हैं जी, कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 1 नंबर के सारे क्वेश्चन है। ये बजाते लिखा हुआ है, 5 नंबर टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये बजाते लिखा हुआ है आपको। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नाम क्या है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाय टी। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेता हूं, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी सेम होगा, दोनों कटेगा, यू और v दोनों बराबर हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो बाय टी, यानी कि जीरो आंसर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होना है, जीरो होना है। ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्लास में कई बार मैंने इसका चर्चा किया भी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, कभी भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। इसका चर्चा हो चुका था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर तो हर बच्चा ला सकता था। अगला क्वेश्चन और भी आसान क्वेश्चन है, कहता है व्हेन अ गैस इज कूल्ड, ये बार बार हाल ही में चर्चा हो रहा है, अगर ठंडा करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा जी, कहता है डिक्रीज करेगा। मोशन ऑफ पार्टिकल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैंने टेम्परेचर का डेफिनेशन ही लिखवाया था, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको कि टेम्परेचर होता क्या है जी, कहता टेम्परेचर कुछ और नहीं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का ही मेजरमेंट होता है, कुछ अलग चीज नहीं होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके मंथली टेस्ट 1 में भी आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन एकदम सेम। ठीक है, बस फॉर्मेट बदला है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ था, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कहता है सबसे पहले कि भैया पार्टिकल्स के बीच जो होता है वो स्पेस होता है, कम बेसी सब में होता है स्पेस। दे आर स्टेशनरी, अरे नहीं, साफ साफ हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेशनरी मतलब होता है रुका होना, तो स्टेशनरी नहीं होता है। बाकी तो सही है, कंटिन्यूअसली मूविंग बिल्कुल सही, अट्रैक्ट इच अदर बिल्कुल सही, एक ही गलत है, क्या है कि स्टेशनरी नहीं होता है, वो मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टेशनरी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग अ बेड क्लॉथ। ये तो पिछले 2 दिन क्लास से यही जिक्र हो रहा है, बताया भी गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सारे क्वेश्चन सारे बच्चे कर सकते थे। ठीक है, कहता है क्या है, कहता है इवेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन नहीं होता है, वो क्या होता है, इवेपोराइजेशन होता है। यहाँ पे वेपोराइजेशन ऑप्शन भी नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक है, वेपोराइजेशन होता है, मैंने कई एग्जांपल दिए थे कि देखो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट पे तो है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाता है इवेपोराइजेशन। ठीक है, कपड़े का सूखना, पानी जमीन पर फैला देते हो, वो पानी वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, ये प्रोसेस जो है वो इवेपोराइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, वेपोराइजेशन नहीं है, और यहाँ वेपोराइजेशन ऑप्शन ही नहीं है, तो टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को मुश्किल लगा, मैंने 5 क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर सकता था। ठीक है, हर बच्चा मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर सकता था, और ये भी क्वेश्चन आसान है, और ये मैंने क्लास में बता रखा था, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। पिछली बार एक न्यूमेरिकल आया था, डेरिवेशन आया था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, कि अगर सेम समय तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी ए V1 से, ठीक है, अब बाकी उतना ही डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करता है V2 से, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2।
ये फॉर्मूला पे का डेरिवेशन पिछले एग्जाम में आया था आपको, ठीक है। और जब मैं क्लास में इसका डिस्कशन कर रहा था तो मैंने फिर से बोला था कि चूंकि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, इसलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बस मैं सब चीज क्लास में बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीट हुआ भी इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन करना था, बस वैल्यू रखना था 2 into, ठीक है। कह रहा है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी जाता है 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, और फिर रिटर्न आता है यानी सेम डिस्टेंस, ठीक है। आधा डिस्टेंस V1 से और आधा डिस्टेंस V2 से। अरे आया फिर इधर लौट आया, मतलब कि आधा डिस्टेंस V1 से चला है, आधा डिस्टेंस V2 से चला है। तो बस यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना था, 10 into 15 डिवाइडेड बाई कितना भाई, तो दोनों का सम कर देना है, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कटेगा 25 25 और 3 5 15, 5 दूनी 10, कितना हो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 का, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो ये भी आसान सा था, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो इसको। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए सेक्शन बी। देखो फिर से वही बात मैंने साफ साफ लिख रखा है, सेक्शन बी अगला सेक्शन आ गया है, और इसके लिए इंस्ट्रक्शन है ये, जिसको गलती से क्वेश्चन में नंबरिंग कर दिया था 90 नंबर, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के भी कोई समझ सकता है कि इंस्ट्रक्शन दिया, इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या ये भी इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स नहीं है, ये 1 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये वाला इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि यहाँ पे दे रखा था आपको 19वां नंबर, ठीक है। और क्या लिख रखा था, लिखा होता फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में उसकी चर्चा की जाए, साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने से कोई मतलब है नहीं हमको, हम तो अनपढ़ गवार हैं। चूज द फॉलोइंग, चूज द कैट ऑप्शन, ये जो कैट ऑप्शन है, जो फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग मतलब इस क्वेश्चन के नीचे ना, फॉलोइंग क्वेश्चन में जितने भी हैं उसका ऑप्शन आपको इन ऑप्शन से चुनने थे, ठीक है। यानी 19 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं था, 20 नंबर और जो 21 नंबर के क्वेश्चन थे उसका ऑप्शन को उसने साइड करके 90 नंबर में लिखा हुआ था, ठीक है। और चूंकि असर्शन रीजन एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन के ऑप्शंस इस प्रकार के रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग तो बेवकूफ है, हमको तो माथापच्ची करना है, ठीक है। अपना दिमाग तो है हमारे पास नहीं, हमको सर बताएंगे, अपने से वो पढ़ना आता नहीं हमको, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन बताने भी नहीं गया, ठीक है। कि बताने की जरूरत थी नहीं, क्वेश्चन आप पढ़ के समझ सकते हो। यहाँ पे खैर सिर्फ क्या हुआ है, बस एक और 90 नंबर लिखा गया, बस इससे इतना समस्या, बस 90 नंबर नामक कोई क्वेश्चन था ही नहीं यहाँ पे, वो नंबरिंग गलती से हो गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन था। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। बिल्कुल सही बात है, कहता है कि कांस्टेंट स्पीड भी है। मैंने कई बार बताया कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है और कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है, जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, पर वो भी सर्कुलर, वो भी एसिलेटेड मोशन है। कहता क्यों एसिलेटेड मोशन है सर अगर कांस्टेंट स्पीड रहता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन की बातें की जा रही होती है तो डायरेक्शन बदलना चाहिए, ना ही स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। लेकिन सर्कुलर मोशन में मैंने कई बार बताया है कि बार बार डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और यही क्वेश्चन है, a body moving in a circular path with constant speed is said to be accelerated। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। रीजन क्या है, कहता डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन अ सर्कुलर मोशन। कहता सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जो डायरेक्शन है मोशन का वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है। कहता बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलता है, अभी अभी हमने चर्चा किया, ठीक है। वो एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए तो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है। एक्सेलरेशन है क्या, तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला मतलब वेलोसिटी बदल गया, और वेलोसिटी अगर बदलेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो भैया दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और स्टेटमेंट जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसी कारण से चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है, इसी कारण से ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन कहां से चुनना था, 19वां नंबर जो दिया रखा था वहां से आपको ऑप्शन चुनने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे बजाबते एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, ए आंसर है, एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा हुआ था इवन द स्पीड इज कांस्टेंट द डायरेक्शन changes continuously in circular motion, hence velocity changes and thus acceleration is present. acceleration है यानी कि मोशन कैसा है, एक्सेलरेटर मोशन है, ठीक है। और रीजन में यही चीज लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो रीजन जो है वो एक्सेलरेशन का सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है असर्शन में कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। बिल्कुल सही बात है, गैस को कंप्रेस करना सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज्यादा आसान है, ये चर्चा हो चुकी है क्लास में। देखो क्वेश्चन ये भी आसान है, बस इस क्वेश्चन को समझना था कि भैया गलती से वो ऑप्शन वहां पे लिखा गया है और उसको बताने की जरूरत नहीं था। ऐसे मिस्टेक्स आपके बड़े बड़े एग्जाम में भी होते हैं, ठीक है। मैं जेई का क्वेश्चन देने गया था, जेई का एग्जाम देने गया था, ठीक है, उसमें छह क्वेश्चन गलती था, ठीक है। और यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने जाओगे उसमें भी गलतियां रहती है, और उसको तुम यहाँ पे कंप्लेन भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसको जो मन करेगा यूपीएससी करेगा, ठीक है। जैसे हमारा जेई वाला जो था वो बाद में देखा कि हिंदी मीडियम से मैंने एग्जाम दिया था और हिंदी मीडियम के पेपर में गलतियां थी, ठीक है। गलतियां सीधे सीधे उसको बोनस कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ही हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो अटेम्प्ट किया उसको नंबर मिलेगा, जो अटेम्प्ट किया नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। बल्कि गलती आंसर आ रहा था क्यों मैं अटेम्प्ट करूंगा उसको, ठीक है, जब आंसर ही नहीं मैच कर रहा था। इस प्रकार से समस्याएं आती है, तो आप लोगों को भी क्वेश्चन अपने ढंग से समझना है कि क्या उसको गलतियां है उसमें नहीं है, ठीक है। हर चीज का इसमें कोई ऐसा नहीं था जिसको बताने की जरूरत थी, आपको खुद से समझ सकते थे आप, ठीक है। खैर 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। बिल्कुल सही बात है, गैस को कंप्रेस करना आसान है। रीजन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। बिल्कुल सही बात, गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे अधिक होती है, सही बात। और चूंकि स्पेस ज्यादा है यही कारण तो है कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अरे दूर दूर है, बीच में जगह है ना, उसको धक्का देके कंप्रेस कर सकते हो। तो रीजन भी सही है, क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है। तो यहाँ भी ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस gas particles can be brought closer by applying pressure, hence they are compressible। गैस की भी ज्यादा जगह होता है इसलिए उसे कंप्रेस करना आसान होता है, ठीक है। तो रीजन भी सही है और रीजन सही रीजन है एक्सलेशन का या असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, सारे क्वेश्चन आप असर्शन रीजन के बना सकते थे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा असर्शन रीजन में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन क्योंकि सबका ऑप्शन एक ही रहता है तो ऑप्शन सेपरेटली सबसे आगे लिख दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सब में उतना उतना चीजें लिखना पॉसिबल नहीं ना है, एक ही चीज क्यों टाइप करते रहेंगे। सबका अगर ऑप्शन सेम है तो उसको मैंने क्या किया, सबसे आगे इंस्ट्रक्शन में ही लिख दिया गया कि ये ऑप्शन ए बी सी डी है, और इसी ऑप्शन में से आपको जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसको आंसर इसी ऑप्शन में से चुनने हैं, ठीक है। इस प्रकार से दिया रहता है, हर कंपटीटिव एग्जाम में आता है, बीपीएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, हर जगह पर लगभग जेई वगैरह में भी, नीट वगैरह में सब जगह पर सर्च रीजन क्वेश्चन अब आने लगे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो सर्च रीजन क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बेहतर है, वरना जो कंफ्यूजन अभी हो रहा है कि छोटे एग्जाम में, मंथली एग्जाम में, यही कंफ्यूजन आपको बड़े एग्जाम्स में भी होंगे। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आसान है और क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। कहता है 122 डिग्री, सेम क्वेश्चन, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को ही मैंने आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करवाया था क्लास में। आप कॉपी चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर तो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है क्या, ये गड़बड़ सड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइप आप क्वेश्चन देखिए, ये कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, आपके क्वेश्चन में सही टाइपिंग किया हुआ है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और ऐसे से 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आखिरी वाला सेक्शन डी जो था वो 3-3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन थे, 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। चलिए देखिए क्या है, कहता है आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करना था, और सो ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड फॉर्मूला यूज। क्योंकि हम जानते थे कि बहुत सारे बच्चे को क्या है भाई, याद होगा कि 122 डिग्री बराबर हमने किया था तो 50 डिग्री सेल्सियस आया था, तो सीधे सीधे आंसर लिख देगा। इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया है क्वेश्चन में कि आपको नेसेसरी कैलकुलेशन दिखाने हैं कि कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, बजाते आपको फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप जानते हो कि डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो सी बराबर फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो होता है 5/9
इंटू एफ माइनस 32। ये क्वेश्चन था तो पाई बाई 9, एफ आपका दे रखा फ़ारेनहाइट में 122 माइनस 32, बस आपको इसको घटाना था। घटाओगे तो कितना आता है जी? कहता है 90 आ जाता है सर। 10 बार में से कट जाएगा और आंसर आएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन बदलना बहुत ही आसान था। केल्विन बदलने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना होता है। डिग्री सेल्सियस में 50 आया, इसमें 273 ऐड कीजिए तो आपका निकल के आता है 323। ठीक है, ये केल्विन में। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, सोल्व किया हुआ है। आप जहां से चाहो तो वहां पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा कैलकुलेशन था, जो कि क्लास में करवाया हुआ होगा हो, तो ज्यादा नंबर में देने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास में हूबहू क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसे बना दिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बच्चा लोग कह रहा है सर बड़ा क्वेश्चन है, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिए, कुछ बड़ा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है भाई? कहता है कि आपको एक बच्चा जो है इधर उधर दौड़ रहा है, मैंने ट्रिक भी बता रखा है क्वेश्चन करने का। बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है, ठीक है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमको पता लग रहा है बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, पहले फर्स्ट इधर से टूवर्ड्स ईस्ट में गया, इतना चला, नॉर्थ में गया, इतना देर तक चला। ठीक है, 5 किलोमीटर वो वेस्ट में गया, 30 मिनट तक गया। ठीक है, और फाइनली 3 किलोमीटर वो साउथ में गया, 20 मिनट लगा उसको चलने में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरे बच्चों को बनाने में टाइम लगे, पर तुमको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, इसमें 2 मिनट टाइम लगने वाला है, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन। मतलब कैसे सर? तो सबसे पहले तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बहुत ही आसान। कहता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर? कहता है एवरेज स्पीड बराबर सर टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कहता डिस्टेंस जोड़ दीजिए, जोड़ने में कितना देर लगेगा बताइए? फॉर्मूला तुमको थोड़ा लिखना था। ठीक है, लिख भी सकते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुमको लिखना भी चाहिए था फॉर्मूला, पर जोड़ने में भैया इतना देर लिखने में कितना टाइम लगेगा? आपको सबको जोड़ना था, ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? 5 5 10 और 3 3 6, 16 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टाइम को जोड़ना था, नीचे टोटल टाइम है, टाइम को जोड़ना था, टाइम जोड़िए, 4 3 7। ठीक है, 4 3 7 और 30 और जोड़ेंगे तो 100, 100 और ये 20, 120, यानी 120 मिनट, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट अगर घंटा में बदलेंगे इसको, क्योंकि घंटा में भैया आंसर दे तो ज्यादा बढ़िया, किलोमीटर में है ये, तो घंटा में बदल लेते हैं इसको, 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो आता है 2 घंटे। 6 दूनी 12, कितने भाई? तो 2 घंटे आ गए सर। और 2 आवर से आपको बस डिवाइड कर देना था इसको, आंसर आ जाता आपको 8 दूनी 16, 8 किलोमीटर पर आवर। इतना बच्चा वाला क्वेश्चन था, बहुत टाइम लगा इसमें करने में। आपको सर 2 क्वेश्चन था, 2 नंबर में आप कितना करते जाओगे? दूसरा क्वेश्चन तो भैया करना ही नहीं था, तो करना नहीं था मतलब। तो देखिए ये तो बन गया ना। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आसान है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कि देखो 5 किलोमीटर ईस्ट गया और फिर 5 ही किलोमीटर वेस्ट चला गया तो 0 हो गया। 3 किलोमीटर नॉर्थ गया और फिर 3 किलोमीटर साउथ गया, फिर 0 हो गया, यानी कि वो चला ही नहीं है। नहीं समझ में आया? करके देख लो। कहता सबसे पहले ईस्ट चलाओ, ईस्ट में गया कितना है? कहता है ईस्ट में गया सर वो 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर गया। कहता है नॉर्थ में जाना है सर। ठीक है, ईस्ट में गया, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। कहता 5 किलोमीटर आपका गया है किधर जी? तो कहता है कि सर 5 किलोमीटर ना गया है वो ईस्ट की डायरेक्शन में। कहता है नॉर्थ में कितना चलना है? कहता है नॉर्थ में सर 3 किलोमीटर चलना है। ठीक है, फिर वेस्ट में चलना था। फिर वेस्ट में अगर 5 ही आओगे तो इसके बराबर सामने ना आ जाओगे जी। ठीक है, 5 आगे बढ़े थे, 5 फिर से पीछे आ गए। ठीक है, तो चले कहां? और फिर वापस तुम 3 किलोमीटर और चल जा रहे हो। 3 किलोमीटर किधर चल जा रहे हो जी? कहता साउथ में चल जा रहे हैं सर। साउथ में 3 किलोमीटर चल जा रहा है, तो फिर तो वापस वही ना आ गए। ठीक है, यही तो मैंने बोला था, या फिर क्वेश्चन मैंने जो कराया था उस तरीके से कर लो इसको। कहता ईस्ट को आप लिख लो 5 किलोमीटर ईस्ट, मैंने जो तरीका बताया था। ठीक है, नॉर्थ को लिख लो आप 3 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, वेस्ट को तो मैंने कहा था कि माइनस ईस्ट लिखो। ठीक है, साउथ को मैंने कहा था माइनस नॉर्थ लिखो। ठीक है, तो इसको लिखो -5 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, इसको लिखो -3 किलोमीटर क्या जी? कहता है नॉर्थ। ठीक है, इससे ई निपट गया, इससे ई निपट गया, तो भैया चल ही नहीं रहा है, ये चल ही नहीं रहा है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो स्पीड कहां से? कितना भी समय लगे तुम्हें। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ नीचे की फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो चले नहीं, चला नहीं, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कहता टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, चाहे टाइम कितना जाए, टाइम तो 2 घंटा ही है, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन तो करना ही नहीं था, देख के ही समझ में आ रहा था कि जितना आगे पीछे गया है सब मिला के चला ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, 2 नंबर सफिशिएंट, 2 नंबर दिया गया है, 2 मिनट में क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है, तो 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। यहाँ पे सोल्यूशन करके दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में हूबहू क्वेश्चन करवा दिया है मैंने, हूबहू क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन करा दिया है, तो जो बड़े नंबर के क्वेश्चन थे ताकि बच्चों का नंबर उठे, इसलिए मैंने हूबहू क्लास में ही करवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन भैया। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा बन नहीं पाया इसमें, मैं ड्रॉ करने की कोशिश किया था पर बन नहीं पाया। ये क्वेश्चन 5 नंबर के नहीं थे, ये क्वेश्चन थे 3 नंबर के, और 2 क्वेश्चन थे ऐसे थे, और 6 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है। क्या क्वेश्चन था जीत, कहता है एक ग्राफ दिया गया था आपको, ग्राफ में सीधा लाइन खींचा जाए भाई। ठीक है, कहता है ग्राफ था, चलो जैसा खींचा जाए, कहता है इस प्रकार का ग्राफ था आपका, ऊपर डिस्टेंस दे रखा था और नीचे टाइम दे रखा था। ठीक है, और इस प्रकार से दे रखा, थोड़ा सा मिस्टेक है कि इसको ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, पर ओरिजिन से नहीं जुड़ेगा वो। ठीक है, क्यों नहीं जुड़ेगा ये बाद में हमने जाना ही भविष्य में, पर ये ओरिजिन से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या था, कहता है कि इस पॉइंट का डिटेलिंग दे रखा था, ये पॉइंट है 2 आवर पे जो है वो 2 किलोमीटर पे है। ठीक है, और ये वाला भी दे रखा है आपका 6 आवर पे 12 किलोमीटर पे है, ये 12 किलोमीटर पे है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भैया सबसे पहले तो ये बताया कि ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे मोशन को। कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनता है, ये पहले ही बताया हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका मतलब है कि मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला का आंसर क्या होगा, कहता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्वेश्चन तो आराम से कोई भी बच्चा कर सकता था। ठीक है, ये ग्राफ बताया हुआ है, पिछला एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाने के लिए आया था, मैंने इसलिए आपको सबको कॉपी में करवाया भी था ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इस बार तो शायद आप इस डायग्राम को देख के आराम से बता सकते, पिछला बार डायग्राम बनाना था, इस बार मैंने डायग्राम दे दिया और आपसे पूछा कि ये कौन सा मोशन है, बस इतने का अंतर है, यानी सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे बच्चा मुश्किल कर रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन इतना आसान है, और क्या दिया जाए। ये कैसा मोशन है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब कहता है सर ये तो ठीक है सर, ये आसान था, लेकिन सेकंड पार्टवा बहुत मुश्किल था सर, ये बहुत आसान है। तब भी, और ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा ही रखा है, तब भी क्या, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार, कहता है स्पीड निकालना है हमको, क्या निकालना, स्पीड। स्पीड बराबर क्या, कहता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला और कितने टाइम में चला। अब गड़बड़ी अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर देखो कि सर 2 किलोमीटर जो 2 घंटे में चला है, तो 2 किलोमीटर को गलती से तुमने 2 से आवर से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, और ये गलती आंसर है। ठीक है, यहीं पे 6 को अगर आप 6 से 12 को डिवाइड कर दोगे, 12 किलोमीटर है सर, और 6 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर पर आवर, ये भी गलत आंसर है, ये दोनों गलत आंसर है ना, 2 होगा और 1 होगा। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। डिस्टेंस, कहता डिस्टेंस कितना चला, कहता ए पे था, बी गया है, चलते हम मैंने यही बताया है, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 2 किलोमीटर पे घर पे से था, ठीक है, और 12 किलोमीटर तक चला गया, यानी 10 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, नीचे क्या लिखना था, टाइम, कहता कितना ये चलने में लगा, कहता ये जो डिस्टेंस था सर ये था आपका 10 किलोमीटर, और टाइम लिया है 4 घंटे का, 2 से 6 हो गया, मतलब 4 घंटा का टाइम लिया, तो 4 घंटे का टाइम था। ठीक है, इसको काटना था 2 और 5। ठीक है, ये आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये कि करवाया हुआ है, खाली डेटा चेंज था, और क्वेश्चन एकदम जिस दिन मैंने क्वेश्चन दिया था तुरंत सबसे पहले जाके क्लास में करवाया था, कि ताकि आप लोग गलतियां ना करो। ठीक है, अब फिर भी आप करोगे तो हम क्या ही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, चाहो तो तुम सोल्यूशन को देख सकते हो, डिटेल में लिखा हुआ डिटेल में आपका। ठीक है, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसका मतलब क्या है जी, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
ठीक है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बजाते फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी टोटल टाइम, यानी 12 में से 2 घटाएं तो हमारा 10 आया, 6 में से 2 घटाएं 4 आया, डिवाइड करके लिखा हुआ है। यहाँ पे बजाते कैलकुलेशन करके सोल्व करके दिया गया आपको। तो वो भी क्वेश्चन आसान ही था, बस एक क्वेश्चन आपको ये वाला था जो चैलेंजिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को भी आप इसमें एक आध नंबर 1-2 नंबर आपका कट सकता था। ठीक है, मेनली हो सकता है सबका कट जाए, लेकिन ये क्वेश्चन भी देखो, कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, जो टॉपर्स के लिए दिए जाते हैं। अगर सारा क्वेश्चन सारा बच्चा बना लेगा, सारा बच्चा 100 में 100 ही ले आएगा, तो कैसे पता लगेगा कि कौन बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, कोई बच्चा कम पढ़ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको सारे बच्चे ना कर पाए। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सारे बच्चे कर सकते थे। ठीक है, 100% बच्चे कर सकते थे, 100% नंबर ला सकता था। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन कितना भी आसान दे दो, तुम करोगे भाई। जो गोबर करना है तुम गोबर ही करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान देना कोई मतलब नहीं बनता है, क्वेश्चन चैलेंजिंग रहना चाहिए ताकि बच्चे प्रिपरेशन करें। ठीक है, प्रिपरेशन करेगा तब जाके आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा क्वेश्चन देख के। और अगर छोड़ते रहोगे तो भैया ऐसे भी जो छोड़ने वाला बच्चा वो ऐसे भी छोड़ रहा है, और जो बच्चा करने वाला है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा उसमें, और इंप्रूवमेंट होकर आगे बढ़ेगा। और यही लक्ष्य है। ठीक है, हर कोई आईंस्टीन नहीं बन सकता, पर कम से कम जिसमें टैलेंट है वो तो बने। ठीक है, अगर सब बच्चा के कारण देख के कि भाई सब का नंबर आ गए, इसके कारण क्वेश्चन का लेवल ही गिरा दिया जाएगा, तो दिक्कत है ना। फिर कोई बच्चा ढंग का काम नहीं कर पाएगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं पाएगा। तो फिर इलाज कराना रहेगा तो भटकते रहना। देखो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़िया से आपको पैसेज लिखा हुआ, ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इतना बढ़िया से लिखा हुआ, फिर कह रहा सर इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे गधा, पैसेज लिखा हुआ। पैसेज का मतलब पैसेज ही होता है, पैसेज का मतलब होता है किस्सा है, उसको पढ़िए और आंसर दीजिए। जिस प्रकार से इंग्लिश में पैसेज रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं, क्या है पैसेज भाई। कहता है डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है जी, कहता है जहां पे ज्यादा गैस का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब भरा हुआ है, घचम पुच्ची है। ठीक है, वहां से लोअर कंसंट्रेशन जहां पे आबादी कम है, उधर जो है वो गैस का मूवमेंट होता है। जाहिर सी बात है, जहां धक्का मुक्की होगा वहां से उठ उठ के दूसरी जगह जाएगा। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन मैंने लिखा है। तकलीफ क्या है तुमको पढ़ने में इसको? ठीक है, क्या तकलीफ हो गया, इसको पढ़ लिया तो हमने। आगे लिखा है इट्स रेट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उसको भी मैंने बताया है। वैसे से ये होता है कि एक तो मैंने क्लास में पढ़ाया है, एग्जाम में जो आता है उसको बच्चा सीरियसली लेता है, उसको दोबारा से मैं बनाने के लिए कहता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो बुक भी पढ़ने का आदत बनेगा आप लोगों का। और पैसेज टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए पैसेज टाइप के क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, पैटर्न बोर्ड बदल रहा है, वो देखना चाहता है कि क्या आप बुक भी पढ़ते हो कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस वगैरह के डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो पैसेज इसलिए आपको दिया गया ताकि पढ़ के कुछ समझिए। क्या कहा है, कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ, थोड़ा सा मिस्टेक्स है कुछ लिखने वगैरह में, देख लेता हूं मैं कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है इट्स रेट, हाँ सही लिखा हुआ इट्स रेट, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करता है। इट्स रेट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कहता है टेम्परेचर पे। फॉर्मूला भी मैंने दिया था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था उसका डिफ्यूजन ज्यादा। मैंने फॉर्मूला भी दिया था रेट ऑफ डिफ्यूजन का, D1 डिवाइड बाय D2 इक्वल टू क्या जी, कहता रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने दिया था। मोलर मास, मोलर मास पे डिपेंड करता है, ये भी फॉर्मूला मैंने दिया था, आपको क्लास में लिखवाया होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। ठीक है, यानी कि M2 डिवाइडेड बाई M1, ये भी मैंने दिया था। डेंसिटी के, ठीक है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी मैंने दिया था, D2 डिवाइडेड बाई D1। ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लास में, तुम देख लेना, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, करता है, कोई दिक्कत नहीं हमको। आगे क्वेश्चन क्या है, मतलब टू डिफरेंट गैसेस, अब दो डिफरेंट गैसेस है। ठीक है, इसको भी मैंने अगले लाइन में लिखा था, इसको इसी में मिला दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। मतलब दो डिफरेंट गैसेज है, गैसेज का नाम दिया है गैस नंबर ए और गैस नंबर बी। कहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, आर केप्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी सारे कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, ये चीजें सेम है। तो बदला क्या है, कहता आइडेंटिकल कंडीशन है, यानी प्रेशर टेम्परेचर वगैरह सेम है, बस चेंज है कि भाई दोनों गैस चूंकि अलग अलग है, तो गैस ए का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम पर मोल है, लाइक ऑक्सीजन हो सकता है वो। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो 32 ग्राम पर मोल होता है।
ठीक है, यूनिट वगैरह दे रखा है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हमको इन्फॉर्मेशन है, ये पैराग्राफ ना क्वेश्चन थोड़े ना है ये, इसको पढ़ लिया, जानकारी ले लिया, अच्छी बात है, मिल गया जानकारी। गैस बी का मोलर मास जो है वो 2 ग्राम पर मोल है। मोलर मास क्या होता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो क्लास में बता रखा है ना क्या होता है। जो कहता है ये 2 ग्राम पर मोल है हाइड्रोजन का, ठीक है। कि अब क्वेश्चन पूछो भैया, क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर एंड वाई। मैंने कहा था जो भारी रहेगा वो धीमा चलेगा, कॉमन सेंस। तो इस क्वेश्चन को तो आराम से कोई भी बच्चा बना सकता था। तो 3 क्वेश्चन था, 1 नंबर तो ऐसे ही आएगा, जो भारी है वो धीमा चलेगा। तो मोलर मास देखिए किसका ज्यादा है, तो मोलर मास ऑफ गैस ए 32 है, भारी है। दूर है, हल्का है। मैंने कई बार बता भी रखा है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हीलियम जो है वो हल्के गैस है, मैंने कई तरह से आपको बताया हुआ है। हाइड्रोजन हीलियम हल्के गैस है, हल्का गैस जो है वो तेज चलेगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो पूछा है कि फास्टर कौन है, कहता है गैस बी जो कि कौन है, कहता हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका मोलर मास कम है, इसलिए गैस बी जो होगा वो फास्टर चलेगा। गैस बी हाइड्रोजन जो है विल डिफ्यूज फास्टर बिकॉज इट हैज लोअर मोलर मास अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ। ये तो आगे की चीज हो गई, ठीक है। ग्राहम्स लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला आया था कि ग्राहम्स लॉ के अनुसार, ठीक है, गैसेस विद लोअर मोलर मास डिफ्यूज फास्टर। ये तो मैंने साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, मतलब बाकी आपके बुक में दिया हुआ था कि इसका मोलर मास ज्यादा होगा वो धीमा चलेगा। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बातें, और क्लास में भी करवाया हुआ है कि जो भारी है वो धीमा चलेगा। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे ये भी क्वेश्चन मैंने एक आध क्लास में, यानी लगभग दोनों क्लास में मैंने करवा ही रखा है ये क्वेश्चन मैंने। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालना है, फॉर्मूला मेरे आपके पास था, दोनों क्लास में से मैंने करवा रखा है। जिसको नहीं करवाया हुआ है वो फॉर्मूला जो लिखा था वो फॉर्मूला से कर सकता है कि m2 डिवाइडेड बाई m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है 2 वाला ऊपर जाएगा, 1 वाला नीचे आएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनल रहता है सामने सामने आ जाता, ठीक है। अब इसमें बस मोलर मास उसने जो दिया है उसको बस लिख देना था, ठीक है। निकल के आ जाता है, एक का दे रखा था 32 और दूसरे का दे रखा था 2, ठीक है। बस इसी चीज को आपको ढंग से लिखना था, ठीक है, उल्टा पुल्टा बस लिखना था, ठीक है। गैस बी का कितना दे रखा था जी, गैस बी का आपको 2 दे रखा है, और गैस ए का आपका जो दे रखा है वो 32 दे रखा है, ना। तो 2 20 यानी कि मैं नाम लिख ही देता हूँ, ए और बी का अगर निकालना रेशियो तो आपको ऊपर बी रखना पड़ेगा, नीचे ए रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गलती से लिखा गया है, जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं कि क्या होगा। हमने आपको बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का और बी का, इसका रेशियो निकालना है। तो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो भारी है वो धीमा चलेगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, तो मोलर मास बी का ऊपर आएगा, नीचे आएगा ए का, ठीक है। वो पढ़ने में देखने में गलती हो गया होगा। तो आपका जो ए का जो मोलर मास दे रखा था क्वेश्चन में, वो दे रखा था आपका 32 ग्राम पर मोल, और बी का जो दे रखा था वो दे रखा था 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल लिखा जा भाई, ये 2 मोल दे रखा था, बस वैल्यू रख दीजिए आप इसका, ठीक है। बी वाला पहले लिखना है तो 2 ऊपर लिखना था, 2 ग्राम पर मोल को आपको ऊपर लिखना था, ठीक है। नीचे लिखना था आपको 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ठीक है। नहीं बनाओगे ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ। खुद से नहीं अगर बनाओगे दिन भर जीवन भर रोते रह जाओगे कि सर बन भी नहीं करता, 2 से कट गया ये 16 बार में। तो क्या है जी, कहता रूट ऑफ 1/16, एक का रूट निकालोगे एक ही आता है, 16 का रूट निकालोगे तो 4 आता है। तो 1:4 का रेशियो है, 1:4 का। यहाँ पे ऊपर उल्टा लिखा गया है, ठीक है, पढ़ने में उल्टा पुल्टा हो गया होगा, ठीक है। तो 32/2 लिखा गया है, ये होगा 1:4, 4:1 ही आंसर क्या होगा, 1:4। उल्टा लिखोगे गलत होगा, आंसर कर मैंने गलती कर जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका सही क्वेश्चन, और ये मैंने क्लास में करवाया है आपको, ठीक है। यहाँ तक मुझे याद है कि मैंने दोनों क्लास में करवाया है आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया था,
ठीक है। अगला, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वो नहीं करवाया है, उसको आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से करना था। तो मैंने मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बाकी क्वेश्चन तो भैया सारा का सारा करवाया हुआ था। 1 आध नंबर का भी क्वेश्चन अगर आपको इस लेवल का नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या ही दिया जाएगा। ये था ये वाला क्वेश्चन। कहता क्या है सर ये क्वेश्चन। कहता देखो ये टाइम निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो बता दिया। अब कहता है सीधे सीधे समझो, जिसका रेट ज्यादा रहेगा, रेट मतलब होता है वेलोसिटी, जो ज्यादा तेज चल रहा होगा वो कम टाइम लेगा, जाहिर सी बात है। वेलोसिटी बराबर होता है क्या है, वेलोसिटी बराबर सर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो तेजी से निकल रहा होगा वो कम में टाइम लेगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला R1 मैं लिख ही देता हूं, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी जो तुम लिखे हो। ठीक है, इसको लिखे हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। लेकिन जब टाइम निकाल रहे हो आप, अगला बार में क्या कहा आपको। ठीक है, अगला बार में आपको कहा है क्या बीते कहता है गैस ए टेक्स 20 सेकेंड्स टू डिफ्यूज, हाउ मच टाइम विल गैस बी टेक अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। कंडीशन मैंने कुछ नहीं बदला है, बस टाइम एक को 20 ले रहा है तो दूसरा कितना लेगा। तो हमने कहा कि रेट देख लो ना भाई। ठीक है, जो तेज चल रहा है वो कम समय लेगा। कहता कितना समय लेगा, कहते ये भैया उसको देखो, समझो पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्वेश्चन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन ये है, कहता रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने बताया कि आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, इसका रेशियो जो निकल के आता था 1:4 आता था। मतलब ए का जो रेट है उसका 4 गुना है बी का रेट। बी जो है वो हल्का है तो तेज चल रहा है, तेज कितना गुना चल रहा था, 4 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, अब तुम टाइम दो। कहता ए का टाइम दे दिया, कहता 20 सेकंड लग रहा है सर इसको। 20 से 4 गुना तेज चल रहा है तो उससे 4 गुना कम समय ना लगेगा उसको। 4 से बस डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करो कितना बार निकल जाएगा, 5 बार निकल जाएगा, 5 सेकंड। तो एक दिन में वो कॉमन सेंस लगाना था। कहता रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब समझना था आपको। रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ तो लिए, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफ्यूजन होने की दर, कितना रेट से कितना तेजी से हो रहा है। तो मैंने ही बताया, रेशियो पहले निकलवाया आपसे, और फिर मैंने कहा कि रेशियो से तुमको समझ में आना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं काम चलता है। क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल तो भी आप मैथ बनाते हो, यहाँ पे मैथ से भी टफ चीज है ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाना भी है और इसको समझना भी है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाला है तो इसका मतलब क्या है, मतलब है ये कि भैया दोनों का रेशियो है, अगर आर ए डिवाइडेड बाई आर बी मतलब आया है 1/4, इसका मतलब अगर ये 1 सेकंड लेगा, ठीक है, अगर इसको एक रफ्तार से चल रहा है तो ये उसका 4 गुना रफ्तार से चलेगा, यानी बी जो है वो ए का 4 गुना रफ्तार से चल रहा है, तो समय भी उससे 1/4 कम लेगा। जो तेज चलेगा वो कम लेगा। तो हमने इसको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आया, 5 आंसर आया। ठीक है, तो चाहो तो तुम फॉर्मूला भी इससे बना सकते हो, तुम चाहो तो फॉर्मूला भी इससे बना सकते हो। मैंने लिखा है आपको फॉर्मूला, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, जो रेट होगा वो टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिखा हुआ भी है। ठीक है, टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी ए टी बी डिवाइडेड बाई टी ए हो जाएगा। जिसका रेट ज्यादा उसको कम टाइम लगने वाला है। और ये जो हमने बताया है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए के बराबर, और इसका आंसर भी निकाल के लाया था 1/4। ठीक है, बस इसमें टाइम देना था कि टी बी निकालना है तो आपको टी ए को, टाइम ए का उसको 4 से डिवाइड करना था। ठीक है, यानी 20 सेकेंड बस टाइम है आपका, 20 सेकेंड को आपको डिवाइड करना था 4 से, यानी कि 5 बार में कटेगा और आंसर आएगा 5 सेकेंड। बस इतना ही था। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपने देखे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आधा घंटा में क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। ठीक है, आधा घंटा में करते तो भैया आपके पास बजाते 10 मिनट का समय मिलता आपको केमिस्ट्री करने के लिए, बायोलॉजी करने के लिए 40 मिनट रहता है, हर 40 मिनट आपको टाइम दिया गया था। इसके अलावा जो है कंप्यूटर वगैरह में तुम लोग पहले करने के लिए दिया गया, आप लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि 40 मिनट कंप्यूटर है तो 40 मिनट हम कंप्यूटर को देंगे। ठीक है, कुछ बच्चा तो क्या करता है कि इंतजार करता रहता है, हम 40 मिनट से पहले 10 मिनट में लिख सकते थे, 20 मिनट में लिख सकते थे। ठीक है, हो सकता था 30 मिनट में तो पक्का लिखा जाता। ठीक है, कंप्यूटर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि 40 मिनट इंतजार करता रहता है कि जब चोरियां करेंगे ना। ठीक है, इस चक्कर में आपका टाइम बढ़ता है। ठीक है, कंप्यूटर अगर पहले तुमने जल्दी से लिख दिया, कंप्यूटर में कुछ नहीं था। एसएसटी में और 5 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंप्यूटर में तो खैर बहुत कम क्वेश्चन था। तो जहाँ पे क्वेश्चन कम है उसको जल्दी से करिए, ताकि जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा है उसको हम टाइम दे सके।
और हमारा भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, बस लिखा हुआ कंटेंट ज्यादा था, क्वेश्चन आसान आसान था, क्वेश्चन बनाने में आपको समय नहीं लगना था। देखिए कितना मुझे समझाना पड़ा, तब भी मेरा वीडियो कितना छोटा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इतना देर से बकबक कर रहा हूँ, तुम्हें बकबक थोड़ी ना करना था, तुम्हें तो क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, तो तुम्हारे लिए तुम्हें कम टाइम में बन जाता क्वेश्चन, फिर भी तुम नहीं बनाए, वो छूटा, टाइम कम मिला। आगे से कोशिश करो कि बन जाए, और सीरियसली लो, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चा पढ़ जाए, लेकिन जो भी काम कर रहे हो उसको सीरियसली करिए। ठीक है, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ये समय को तुम बाद में मिस करोगे कि हम थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम टाइम दे रहे हैं, हम 3 घंटा बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, और 3 घंटा में पता लगा कि हम 3 घंटा बस काटना पड़ा, तो 3 घंटा तुम्हारे जीवन से गया ना। इस 3 घंटा को तुम कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि अगर भैया हम किसी जगह टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम का सदुपयोग हो, कैसे सदुपयोग होगा। अगर क्लास में बैठे हैं तो क्लास में प्रॉपर बैठे, खेल रहे हैं तो प्रॉपर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिन में खेलिए। ठीक है, मोबाइल चला रहे हैं आप, ठीक है, अगर उसमें तुमको फायदा समझ में आता है उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन जहां पे जिस काम के लिए बैठे हैं उस काम को प्रॉपरली आप करिए। ठीक है, दूसरा सबसे आग्रह भाई वही कर रहा हूँ मैं फिर से, कि इसको आपको फेयर कॉपी में पूरा विथ क्वेश्चन आपको आंसर मेंशन करना है, कि भाई बुक वाला क्वेश्चन तो बुक में दिया रहता है, पर ये क्वेश्चन तो भैया तुम रखोगे नहीं, तो क्वेश्चन के साथ इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखना है, सोल्यूशन भी करना है। ये आपका समर वेकेशन का होमवर्क है, सब बच्चों का करना है। और इसको आप शेयर भी कर दीजिए सारे बच्चों के साथ। हो सकता है जिसको ध्यान में ना हो कि भैया वीडियो देखना भी है, एग्जाम के बाद आएगा, समर वेकेशन के बाद आएगा वो, और मैं सीधे सीधे कॉपी चेक करूंगा, लाओ कॉपी, और उस वक्त वो टाइम लेगा, बेकार पिटाएगा। तो आपका काम है भैया, एक तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना है आपको। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। क्यों करना है, नहीं करोगे भाई मुझे तो कुछ जान नहीं रहा है। ये स्कूल में समय कम मिलता है, जितना मुझे कराना रहता है सारे क्वेश्चन मैं बुक पे कराता हूँ, जितना तुम पूछते हो एक्सरसाइज क्वेश्चन वो भी सारा मैं करवाता हूँ। इसके बाद इसके एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस होगा वो मेरे पास समय रहेगा स्कूल में, तब ना कराएंगे। उसके लिए मैं लगातार एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके चैनल पे डालता रहता हूँ, ताकि हर तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, चाहे वो ऊपर लेवल के हो, जे लेवल के जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सिलेबस से, सिलेबस में बाहर क्वेश्चन नहीं, मैं अब लिख के देता हूँ कि ये 9th का क्वेश्चन है। ये जैसे मैं चैनल पे हर सब्जेक्ट मैंने मैं समझ लो मैं कहाँ कहाँ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं ग्रेजुएट बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, बीटेक के बच्चों को, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा गेट के बाद इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद भी एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, इसके लिए भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं सर आपको वीडियो कम देखता है, अरे गेट के कोई बच्चा एग्जाम देता है। ठीक है, तो हमारे आसपास के कोई एग्जाम दे रहा है, तो जितना पॉपुलेशन है उतने ही बच्चे देखेंगे ना। ठीक है, और चूंकि मेरा चैनल जो है वो स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये सब मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो 9th 10th 11th 12th के नहीं है, वो किसके हैं, गेट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आपके 9th 10th के वीडियो डलेंगे तो ये बस आप ही देखो, क्योंकि मेरे चैनल पे और जगहों से बच्चे जो हैं वो 9th 10th के नहीं है देखने वाले। ठीक है, ये बस आपके लिए डाला जाता है। ठीक है, तो आपका काम है कि आप बस देखो, बस उसका टेंशन मत लो। ठीक है, कि बाकी लोग देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि एक आदमी देखा कि एक आदमी नहीं देखा, वो सब टेंशन आपका काम वो सब टेंशन लेना नहीं है, आप अपना फायदा देखिए। ठीक है, और क्या करना है, इसको आपको नोट्स तैयार कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, सबको बता देना कि भैया देख लो और बना लो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपका काम है, बाकी मेरा काम है बस पूछना। क्लास शुरू होगा, नहीं बना रहेगा पिटाओगे। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू बार बार आ रहा है, तो फिर से ये मत कहना कि सर क्वेश्चन बहुत हार्ड दे देते हो, प्रैक्टिस करने का पर्याप्त मैं मौका देता हूँ आपको। ठीक है, चैनल पे मैं सारा चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू अगर बनाओगे 9th क्लास लिख लिख के चैनल पे आ रहा है, मैंने बता ही रहा हूँ कि 9th क्लास लिख के आ रहा है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू आ रहा है, तो आप पहचान पाओ कि आपके सब्जेक्ट का काम कौन सा है, आपके क्लास का कौन सा है। इसलिए क्लास का नाम लिखा रहता है एमसीक्यू पर, कि आपके क्लास का आपको उसको अटेम्प्ट करना है, और सीरियसली अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, गलती हो गया क्यों गलती हो गया, एक्सप्लेनेशन लेके नहीं बना, आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ लीजिए सर ये इसका आंसर कैसे हुआ, एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। ठीक है, बताया जाएगा, अगर काफी बच्चे उसी में एक ही चीज में गलती कर रहे हैं तो उसको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, नहीं गलती करोगे अटेम्प्ट करोगे तब मैं अपने मन से मैं कितना चीज करता रहूंगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, एमसीक्यू लगातार अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन करते रहिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे क्या होगा,
आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन, मंथली टेस्ट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसका प्रैक्टिस होगा रहेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पाओगे, वरना ऐसे ही आपको मुश्किल लगता रहेगा, बार बार छोड़ते रहोगे। ठीक है, और इससे भला नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए बाकी चीज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।